नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। फ्रेम में साथ में है चंद्रशेखर आज़ाद। बिहार चुनाव यात्रा है लल्लन टॉप की चल रही है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं और सबसे बड़ा सवाल इस समय चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ने का, बातचीत करने का ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय बिहार में क्या कर रहे हैं, बिहार में कौन सी राजनीति है, रणनीति क्या है, तमाम बातें, तमाम कहानियाँ, तमाम किस्से किधर जाते हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और ये बताइए, आप तो अभी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, बड़ा हुजूम हुजूम था। दिल्ली विल्ली में तो छत वत फांदते हुए देखे गए थे आप। देखिए, संघर्ष का जीवन है। जब तक आदमी जीवित रहता है वो सीखता भी और संघर्ष भी करता है। मैं बिहार आने का मेरा एक कारण है, लोकतंत्र, जब से लोकतंत्र बना है भारत में, मुझे लगता है कि गरीबों के और दलितों के जीवन में कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं हुआ है। मैं जब एक बार बाढ़ के समय यहाँ आया था तो मैंने देखा सिवान के आसपास दलितों की हालात बहुत दुखद है। उनके तन पर कपड़े नहीं हैं, उनके सर पे छत नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है। इस लोकतंत्र में जहाँ सरकारों की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उस बुनियादी जरूरतों से भी जो है दलित को वो आज तक नहीं मिल पाई है। और मुझे लगता है कि जब, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ता हूँ पूरे देश में, जब भी कहीं दलितों पे अत्याचार होता है, माइनॉरिटी पे या बैकवर्ड के लोगों पे या महिलाओं पे, तो मैं उस लड़ाई को लड़ता हूँ बहुत मजबूती से। तो मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब बिहार में कुछ होता तो बिहार में भी आता। तो इस बार मैं बिहार इसलिए आया कि जो हमसे जुड़े लोग हैं उनको लोकतंत्र में वोट की क्या वैल्यू हो सकती है बता सके, और अगर वो सही वोट का प्रयोग करते हैं और एक ईमानदार व्यक्ति को भेजते हैं, धनबल की राजनीति से दूर होते हैं, तो उनके आने वाले जीवन में किस तरह के बदलाव जो हैं वोट से होंगे। इसलिए मैं बिहार आया। अच्छा, बिहार इसलिए आए हैं। और यहाँ पे सवाल उठता है कि मतलब आज़ाद समाज पार्टी आपकी पार्टी का नाम है, और ये इस समय सवाल उठ रहा है कि आप बिहार में क्या करने आए हैं। तो मतलब आपने कहा कि आप दलितों के लिए आए हैं और उस पूरे उस समाज के लिए आए हैं, लेकिन सीट निकाल पाएंगे, या ये कहा जा रहा है कि मायावती की तरह की वोट परसेंटेज ही अपना मेंटेन करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, मेरे पास खोने को तो कुछ नहीं है। मैं पहला बिहार चुनाव है आपकी पार्टी का? जी, मैं बिहार आया था और बिहार आने का मेरा अंतिम लक्ष्य ये है कि किसी भी कीमत पे यहाँ राजनीतिक ताकत अपने नौजवानों को दी जाए। मैंने बड़ी मजबूती से देखा कि यहाँ धलबल की राजनीति बहुत ज़्यादा है। बड़े पैमाने पे नौजवान सिर्फ झंडा उठाते हैं, उनको राजनीति करने कोई नहीं देता, उनको टिकट कोई नहीं देता। भीम आर्मी के बैनर पे पिछले 4 साल से जो नौजवान काम कर रहे हैं, हमने उन तमाम लोगों को लड़ाया है। अभी हम लोग सिवान में हैं, सदर विधानसभा, निमित खान हमारे प्रत्याशी हैं। नौजवान है, पैसे से भले ही गरीब हो, लेकिन मन से बहुत अमीर है और काम करने वाला है। तमाम दुख दर्द गरीबों के लड़ता है। बाढ़ में भी जो है अपने घर से जिस तरह की हिम्मत थी वो गरीबों के लिए पहुंचा रहा था, जरूरतमंदों के लिए पहुंचा रहा था। तो ना मैं यहाँ राजनीतिक वोट मेंटेन करने आया हूँ, ना किसी और लक्ष्य के साथ आए। लक्ष्य जो एकमात्र है वो ये है कि नौजवानों को, जिनके मन में पीड़ा है, जो परेशानियों से रूबरू होकर आते हैं, जो आम व्यक्ति के जीवन में है, उनको राजनीतिक ताकत देना और उनको स्थापित करना कि वो आवाम की सेवा कर सके। इसलिए मैं यहाँ बिहार में हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की मेहनत हो रही है, कितनी सीट निकलेंगी, क्या निकलेंगी, ये तो समय तय करेगा। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष तैयार होगा, जिसके बाद सरकार जो है, अगर हम सरकार नहीं बना पाते, हमारा जो गठबंधन है, तो तानाशाही नहीं कर पाएगी सरकार। इसका इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ 30 सीट पे लड़ रहे हैं आप? जी, 28 या 30 सीटों पर लड़ रहे हैं। 28 या 30 सीटों पर लड़ रहे हैं। दलित वोटर पे आपने बात करें, लेकिन बिहार में कहा जाता है कि दलित वोटर एकजुट नहीं है। वो कई आधारों पे, कई सेक्ट्स में बटे हुए हैं दलित वोटर। मतलब यूपी वाली राजनीति यहाँ से अलग है। आप तो यूपी की राजनीति करके आए हैं। ये देखिए, मैं तो सीख के आया हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ। हमेशा आज तक सेवा की है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुए 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज कोर्ट के आदेश के बाद जी 8 महीने तक लटका के रखा गया। किसी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में इतना समय नहीं लगा होगा। 14 तारीख को कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब जाके हम कुछ प्रत्याशियों के नॉमिनेशन करा पाए हैं। बाकी हमारे पीडीए गठबंधन के जो साथी हैं उनके बैनर से लोग लड़ रहे हैं। असल बात यह है कि एकजुट नहीं है। माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कामयाब नहीं होती। तो भीम आर्मी के बैनर पे जो दलित समाज के सभी जातियों के लोग हैं, हमने उनको इकट्ठा करने का काम किया। आज आप समझिए, जिनको कहा जाता है कि वो बटे हुए हैं, वो नौजवान तमाम आपको जातियों के हिसाब से भी यहाँ भीम आर्मी के साथ काम करते नजर आएंगे। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि आपने कभी 2 अप्रैल जैसा आंदोलन दलितों के नेतृत्व में नहीं देखा होगा, जो इसमें भारत बंद हुआ था। तो वो भीम आर्मी का ही परिणाम है कि जो नौजवानों को नेतृत्व करने की क्षमता दी है। उसके बाद 2 अप्रैल जैसे आंदोलन होते हैं तो दलित समाज एकजुट हो रहा है। कोई चाबी मेरे पास भी नहीं है कि मैं ऐसे घुमाऊंगा और बदलाव हो जाएगा। जैसे लोग यहाँ हवाई दावे कर रहे हैं नेता लोग की, हम बदल देंगे, रोजगार दे देंगे, अच्छे हॉस्पिटल बना देंगे। 15-15 साल यहाँ बीजेपी और कांग्रेस
गठबंधनों की सरकारें रही हैं, क्या बदला है आप देख लीजिए। मैं हेलीकॉप्टर से जिस क्षेत्र से आया हूँ तमाम बाढ़ से ग्रस्त है, कोई प्रभावी काम नहीं हुआ है। ठीक है। तो हम जो करेंगे वो जनहित में होगा। और एकता का बड़ा काम जो है, जो मैंने कहा कि वो दलितों के साथ हमने माइनॉरिटी में भी और बैकवर्ड के भी जो लोग हमसे जुड़े हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, उनमें किया है। ठीक है, आप अपने संगठन की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, आपके गठबंधन से एक प्रत्याशी हैं, सीवान से ही बात करें, 108 नंबर रघुनाथपुर विधानसभा सीट, मतलब एसडीपीआई से संगठन, उनको टिकट दिया गया है, मोहम्मद कैफ नाम है उनका, और उनके बारे में पूरे सीवान भर में चर्चा है कि वो सजा याफ्ता शहाबुद्दीन के शार्प शूटर रहे हैं। गठबंधन में इस तरह की चीज़ों पे आवाज़ उठाई आपने? पप्पू यादव से बोला कभी? देखिए, मैं तो अभी लौटा हूँ, मैं भी यहाँ के साथ यूपी में भी चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है और हरियाणा में भी चुनाव चल रहा है। तो वो किस तरह के टिकट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आपने मेरी जानकारी में रखा, मैं अब तो बात कर सकता हूँ, लेकिन सब लोगों का अपना अपना काम है, सब लोगों के अपने अपने संबंध हैं। हमारा प्रयास यही है कि लोकतंत्र में ये जो माफियागिरी है, ये जो क्रिमिनल लोगों को जो काम दिया जाता है, ये सब चीजें बंद हो, क्योंकि इससे जनता प्यार नहीं करती, डर के वोट देती है। झूठे आरोपों में लोग जेल जाते हैं, मुझे नहीं पता कैफ है कि क्या पूरी क्या हिस्ट्री है कि झूठे आरोपों में भी इस देश में बहुत सारे लोग, जो मैं खुद जेल काट के आऊँ 16 महीने निर्दोष होते हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद से, दिल्ली जैसे जगह जो देश की राजधानी है, लेकिन आपके जेल जाने में, मोहम्मद कैफ के जेल जाने में थोड़ा अंतर है, उस पूरी थ्योरीज में अंतर है। वो मैंने आपको कहा कि आपने ही मुझे अभी आपको पता चला? आपने ही मुझे बताया, मुझे तो नहीं पता था। उनका नाम भी आपने पप्पू यादव की भी इमेज बड़ी विवादास्पद रही है, उनके साथ अभी हेलीकॉप्टर से छोड़ने आए हैं, आपको उतरे, आपको छोड़ने वालों का साथी हैं गठबंधन के, हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं यहाँ। विवादित कौन नहीं रहा है आप बताइए? मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो विवादित नहीं रहे हैं क्या? कौन नहीं रहा है? तमाम लोग जो है, अडवाणी से लेकर सब लोग विवादित रहे हैं। और विवादित सवाल ये है कि हक की लड़ाई करना अगर विवाद है, हक की बात करना है, गरीबों की लड़ाई करना विवाद है, तो ऐसे विवाद में मैं हमेशा रहना चाहूँगा। हालांकि वो विवाद तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बता रहे हैं कि आप राजनेता नहीं हैं, लेकिन एक पार्टी पॉलिटिक्स का जो आरोप लगता है कई सारे नेताओं पर, जिसपे राहुल गांधी ही मान लीजिए जो आरोप लगे, जो वही आरोप लगता है, मान लीजिए आपका मायावती पे आरोप लगता है, वही आरोप लगता है नरेंद्र मोदी, भाजपा के नेताओं पर लगता है, सुशील मोदी, नीतीश कुमार को लगता है कि ये लोग हेलीकॉप्टर की पॉलिटिक्स करते हैं। कहा जाता है कि ठीक है, कि ज़मीन से कनेक्ट नहीं है, आते हैं हेलीकॉप्टर चले जाते हैं। सवाल उठता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद या उनकी पार्टी इतनी बड़ी पावर में है, चंद्रशेखर आज़ाद इतने बड़े नेता हो गए हैं कि अब वो हेलीकॉप्टर से बिहार नाप रहे हैं? देखिए, गठबंधन के सहयोगी मतलब आपकी फोटोज पे सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह बनने लगे हैं। देखिए, आप ये सबसे जरूरी है समझना पड़ेगा कि एक दिन में अगर आपको 7 से 8 सभाएं करनी है और बिहार का जो सड़कों का हाल है, जिस तरह का जो है रूट मैप है, आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो जहां जहां हमारी जरूरत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं, वो उनकी मांग है कि पहुंचिए। तो हमारे सहयोगी दलों की भी ये मांग है कि भैया आप गठबंधन के प्रत्याशियों को भी समय दीजिए। दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किए हम लोग उसमें जाते हैं। अब मैं यहाँ मुझे यहाँ भी काम है, मैं यहाँ उतर गया हूँ सिवान। हमारे जो गठबंधन के और साथी हैं वो हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह चले गए हैं। अब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, कहीं रास्ते मोटरसाइकिल मिलेगी तो उससे भी जाऊँगा। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि सभी लोग, चुनाव में समय कम है, 3 चरणों में चुनाव है, और सभी प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके नेता उनके बीच में आए। जनता भी ये चाहती है कि उनके नेता उनके बीच में आए और जनता उनको सुने कि वो जनता के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मायावती से बात करते हैं, चंद्रशेखर मायावती के बारे में बात करते हैं। कई मुलाकात वाला हुई उनसे आपकी? वो तो आपको बीजेपी का एजेंट वगैरह कहती हैं, और आप क्या उनका विकल्प बनना पसंद करेंगे? क्या सोचते हैं उनकी पॉलिटिक्स के बारे में? मैं देश में बहुजनों को सत्ता में स्थापित करने का काम करूंगा, किसी का विकल्प और किसी के खिलाफ काम नहीं करूंगा। वो मुझे बीजेपी का एजेंट कहती है, बुआ जी लगती है मेरी। पहले वो मुझे कांग्रेस का एजेंट कहती थी। वो सही निर्णय नहीं ले पा रही है कि वो बीजेपी के एजेंट है। वो मुझे बीजेपी के एजेंट कहते हैं, कांग्रेस का एजेंट मैं हूँ। मैं बहुजनों का एजेंट हूँ, और जब तक माननीय हर्षी राम साहब का और बाबा साहब का सपना पूरा नहीं करूंगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। सवाल ये है कि कुछ चुनाव लड़ेंगे? मेरा कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन हुआ, ना मेरा बीजेपी के साथ कभी कोई गठबंधन हुआ, ना मैंने बीजेपी के साथ मिलकर कभी कोई सरकार बनाई, ना मैंने कांग्रेस के साथ मिलकर कोई। ठीक है, लेकिन ये आरोप तो लगता है आप पर कि आप कांग्रेस के प्रति थोड़े सॉफ्ट हैं। आप मैं किसी के प्रति सॉफ्ट आरोप नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा एक हल्का एज देते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजस्थान में उनकी सरकार है, एक बड़ा मामला हुआ था कि वहां पर एक रेप हुआ था, और मैंने वहाँ एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें अभी इसी महीने जो है सजा हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला था। जहाँ गलत होता है, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। आगे बढ़ते बढ़ते बातचीत कर सकते हैं क्या थोड़ी? मुझे लगता है कि हमारे जो साथी जो रोड शो कर रहे हैं, उनका वो हो गया है, रोड पे डिस्टर्ब हो जाएगा हमारे लोगों की वजह से। हमारे प्रत्याशी भी आप देख रहे हैं कि नीचे चल रहे हैं हमारे साथी। ठीक है, थोड़ी बस तो वो जो कहते हैं वो साबित भी करें।
लोकतंत्र में अगर आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी की कामयाबी नहीं रोक सकते हैं, किसी की सफलता नहीं रोक सकते, तो उस पर आरोप ही लगा सकते हैं। और ये बहुत पुराना किस्सा है। अब लोग इससे उबर चुके हैं, लोग इसको समझते हैं कि ये आरोप किस लिए लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि किसी के पास भी अभी योगी जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि पीएफआई से फंडिंग हुई है 100 करोड़ रुपए, एसडीपीआई संगठन में भी है इसमें 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है उत्तर प्रदेश में जातिगत दंगे कराने के लिए। ईडी ने मना कर दिया कि कोई फंडिंग ही नहीं हुई, और भीम आर्मी का पीएफआई कोई लिंक नहीं मिला, ये ईडी के वो है। मैं कह रहा हूँ कि ये आरोप कब लगाया जाता है, जब आदमी ये देख लेता है कि सामने वाले से वो जीत नहीं सकता है। तो जो मैं जमीन पे अपना काम करता हूँ, और मैं ये पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि भारत को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। जिस तरह भाजपा के राज में भारत कमज़ोर हुआ है, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम तरह के मुद्दे हों, रोजगार का मामला हो, अच्छे स्वास्थ्य का मामला, एजुकेशन का मामला हो, तमाम तरह की बुनियादी ज़रूरतों को जो है भाजपा ने दरकिनार करते हैं। उनके पास दो धर्म और राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है। अब बीजेपी का एक आमने सामने चुनाव, बुलंदशहर में उपचुनाव हमारे सामने हो रहा है। जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो अपने सहयोगी दलों से जो है वहाँ तरह तरह के अब जातिगत दंगे और सांप्रदायिक दंगे कराने का बीजेपी प्रयास कर रही है। मैंने लोगों को कहा कि सचेत रहें, इन दंगों से किसी नेता की जान नहीं जाती, हमेशा गरीबों का नुकसान होता है। और मैं दंगे की और बंटवारे की राजनीति नहीं करता, क्योंकि मैं बहुजन समाज की राजनीति करता हूँ। और आप बड़ा जाते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, कानून तोड़ने के लिए फेमस है। क्या बात है ये तो ऐसा ना, अभी हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने जैसा कहा कि उनको पता है रुक तो सकता नहीं, तो वो रोकने का प्रयास करते हैं। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि आपके रास्ते में तमाम तरह की मुसीबतें आएंगी, कठिनाई आएंगी, इनसे घबराना नहीं। तो मैं घबराता नहीं हूँ। जो मुकदमे मेरे ऊपर किए जा रहे हैं, आप सारे मुकदमे उठा के देखिए, सब सरकार की देन है, बाकी तो कुछ नहीं है। सरकारें बदलेंगी, कभी हमें भी मौका मिलेगा, लेकिन हम इस तरह से बदले की राजनीति नहीं करेंगे। कोई गलत करेगा तो उस पर मुकदमा करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना आदमी का अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है, उसको नहीं छीना जा सकता। लेकिन सरकार मुकदमे इसलिए करती है कि हम विरोध करते हैं जब सरकार गलत नीतियों का। सरकार अपनी गलत नीतियां बदले, विरोध खत्म हो जाएगा। लोग बदलते क्यों हैं? सरकार इसलिए बदलते हैं कि सरकार जब फेल हो जाती है तो लोग बदलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता बदलाव मांग रही है, और इसलिए जो है यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी खुद सभाओं में भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। लोग आपको आप कह रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन लोग आपको कहते हैं कि आप मिलिटेंट दलित हैं। क्या सोचते हैं इस बारे में? दलित तो पैदा होते ही मिलिटेंट हो जाता है। उसके जीवन में इतने संघर्ष हैं, जितने तरह के अपमान और कठिनाइयों से उसका जीवन होकर गुजरता है। वो जो पैदा होता है उसके बाद संघर्ष करना स्टार्ट करता है, और संघर्ष करना जो है अच्छा भी है। वो कम से कम जो है अपने जीवन में अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त करता है। उनके लिए कोई ऐसा भाई राजपाट तो हमारे पास नहीं है। तो मैं भी एक गरीब किसान का, एक अध्यापक का बेटा हूँ। मेरे फादर ने मुझे खेती के लिए भी प्रेरित किया, हम खेती भी करते थे, पढ़ते भी थे, तमाम तरह की परेशानियों से होकर उभर गए। लेकिन हाँ, बाबा साहब की एक लाइन को हमने बचपन में पढ़ा था, आज भी हमारे दिल और दिमाग पे छपी हुई है कि जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि सम्मान से जीना, स्वाभिमान से जीना। स्वाभिमानी हूँ, स्वाभिमानी रहना चाहता हूँ। दलित जब तक हूँ, जब तक इस व्यवस्था में जाती है। जिस दिन ताकत में आऊँगा, सबसे पहले जाति व्यवस्था खत्म करूँगा। ना जाति होगी, ना कोई दलित होगा, ना कोई स्वर्ण होगा। ठीक है, एक दो छोटे छोटे सवाल। तेजस्वी के बारे में क्या सोचना है? मैं किसी के बारे में क्यों कुछ सोचने लगा? अरे सोचते तो होंगे। मेरे पास इतना समय नहीं सोचने का। जो मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत का जो है फल मिलेगा। जो अच्छी मेहनत करेगा, जनता में प्यार पैदा करेगा, जनता उसको फल देगी, वो चंद्रशेखर हो या कोई और हो। अब आपके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी आपने इसलिए बनाई क्योंकि आप तमाम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे समर्थन देने या किसी के साथ किसी के पक्ष में रैली करने में बड़ा बचते हैं। जैसे ये हमें पता चला कि लोकसभा चुनाव 2019 में आपको सीवान बुलाया जा रहा था माले द्वारा, सुनने में आता है, और आप उस समय इस पशोपेश में थे कि जाएं कि न जाएं। इसमें आपने न राजद के साथ आना जरूरी समझा, न माले के साथ, जो कि सीवान, शहाबुद्दीन और चंदू की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। मामला यही है। तो क्या है, मतलब आज़ाद समाज पार्टी क्या है? और सवाल यहाँ पे ये भी जोड़ लीजिए कि आज़ाद समाज पार्टी के आने के बाद आपके मूल संगठन भीम आर्मी का क्या होगा? वो संगठन कहाँ जाएगा? क्योंकि अब आप तो आज़ाद समाज पार्टी के लिए ही फ्रंट पे ज़्यादा दिख रहे हैं। ये तो मैं तो जहाँ रैली में जाता हूँ पहले भीम आर्मी का नाम लेता हूँ। देखिए, अगर कोई बेटा जो है IAS IPS बन जाता है तो वो अपने माँ बाप का बेटा नहीं रहता है क्या? मेरी माँ है भीम आर्मी। भीम आर्मी ने मुझे पहचान दी है। मैं भीम आर्मी को नहीं छोड़ सकता हूँ। जब तक जीऊँगा भीम आर्मी के लिए काम करूँगा, उन तमाम लोगों के लिए। भीम आर्मी एक सोच है जो स्वाभिमान से जीने का संदेश देती है, और जो संघर्ष, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने को प्रेरित करती है। आपने कहा कि मैं मंच पे नहीं जाता किसी के, मेरी लड़ाई विचारधारा की है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं बहुजन राजनीति करता हूँ, और जो बहुजन समाज के लिए संघर्ष करते हैं उनकी मदद करता हूँ।
मैं किसी के प्लेटफार्म पे मंच पे नहीं जाता हूँ। जिसके साथ खड़ा होता हूँ पूरी ईमानदार से खड़ा होता हूँ, जिसके खिलाफ खड़ा होता हूँ पूरी ईमानदार से खड़ा होता हूँ। प्लेटफॉर्म शेयरिंग पे लोग कहते हैं कि बहुत सारे दलित नेताओं के साथ, जिग्नेश मेवाड़ी को अगर छोड़ दें तो बहुत सारे दलित नेताओं के साथ आप दिखते भी नहीं, एल्गार परिषद हो गए और दूसरे नेता हो गए। मेरी बात सुनिए कि दूसरे के घर में रह के जो है आदमी किराएदारी रहता है। हम्म। जिस दलित नेता को ईमानदार से बहुजन समाज की सेवा करनी है वो आजाद समाज पार्टी विचारधारा के साथ जुड़े। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं किसी के चरणों में पड़ के राजनीति नहीं करता हूँ। मैं स्वाभिमानी हूँ और अपने स्वाभिमान से जीता हूँ। जिसको भी, मैं तो ये भी नहीं कहता ना जो कहीं भी राजनीति करे, लेकिन मैंने जैसा बताया ना कि आप चाहे कितने बड़े बंगले में रह लें, दूसरे के वो किराए का ही मकान रहेगा, अपना अपना होता है। ये हमारा घर है, यहाँ हमारी आइडियोलॉजी चलेगी। सभी पार्टियों का कॉन्स्टिट्यूशन है और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई उनका नेता जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम अपनी पार्टी के हिसाब चलते हैं। विचारधारा की लड़ाई है। कुछ लोग तो भाजपा का भी समर्थन कर देते हैं। मेरी लड़ाई यहाँ आरएसएस भाजपा के खिलाफ पूर्ण रूप से, और मैं जब तक लड़ता रहूंगा जब तक आरएसएस भाजपा अपनी नीतियों से जो है उनमें बदलाव नहीं करती। सच्चाई ये है कि इस देश को बर्बाद करने का पूरा ठेका जो आरएसएस ने लिया है कि गरीबों को खत्म करके पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता देनी है। आप समझ लीजिए कि देश कमजोर हो रहा है आर्थिक रूप से, और अडानी अंबानी जो है वो वर्ल्ड में जो है टॉप पर जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि एक बड़ी चोरी हो रही है। जनता समझ रही धीरे धीरे और जनता वोट से इसका जवाब देगी। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, बस मैं बाहर निकलूंगा आपसे, आपको फारिग कर दूंगा। आपके आगे नाम के आगे रावण लगा था, आपने हटा दिया उसको और फिर कहा दिया कि जो भी लगाएगा उसके खिलाफ कानूनी केस करूंगा। उसके बाद भी मैंने सब लोग कहा जैसे जो प्रेम से मुझे कहना हो कह सकता है। कोई मुझे प्रेम से भाई कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई तमाम कुछ कहता है। जिनका जो मन करे। मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं मेरे काम से है। जिस दिन मैं काम करना बंद कर दूंगा आप भी इस गाड़ी में बैठ के मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि काम से ही आदमी की पहचान होती है और मैं अपने काम से अपनी पहचान को और मजबूत करूंगा। चलिए, ये थे भीम आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। ये ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा है। मैं हूं और साथ में रूहानी। बहुत बहुत शुक्रिया।